हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेडी पावर सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस जो मैंने इसके पहले की जो वीडियोस थे जिनमें हमने बात की थी मूल अधिकारों की, तो उस पर 3 क्वेश्चंस हैं। ये इन पर चर्चा कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं वीडियो के लास्ट में इनका आंसर बताऊँगा, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते। पहले क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन है, ये बताना है आपको। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, ये बताना है आपको। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं वीडियो के लास्ट में इन पर चर्चा करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है भाग 4, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो पहले बात कर लेते हैं क्या होते हैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और कहाँ से लिए गए हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम किसके नाम से डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। अब डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों, तो फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद बात करते हैं ये कहाँ से लिए गया। तो सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। और उसके बाद में भारत के संविधान में लिया कहाँ से गया है, आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों बात करें तो जैसे कि इसके पहले का भाग था, भाग 3 में मौलिक अधिकार थे हमारे, मूल अधिकार जो थे, उसी में कहा गया था। एक संविधान के टाइम थे BN राव जी थे। BN राव आपने नाम सुना होगा, ये संविधान सभा में जो है संविधान सभा के सदस्य थे BN राव जी। इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन दोनों को जो है पार्ट ए और पार्ट बी करके, मतलब एक ही पार्ट में दो डिवाइड करके इनको जो है संविधान में रखा जाए और किसके नाम से, मूल अधिकार के नाम से ही रखा जाए। मतलब मूल अधिकार का का और मूल अधिकार खा में रखा जाए, लेकिन जो है सहमति उस पर नहीं बन पाई, जिसके कारण इसको राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में के नाम से अलग रखा गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकारों वो आपके जो है मतलब जो मूल अधिकार जो होते हैं उनको आप संवैधानिक तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे मतलब वो आपका अधिकार है, जैसे कि आपकी किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन अगर राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। राज्य अगर चाहेगा तो वो आपको देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। मतलब एक सिंपल वे में समझे तो जैसे कोई इंसान है, कोई भी इंसान, तो उसके अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं, वह व्यक्ति अच्छा कैसे बन सकता है, एक आदर्शवादी व्यक्ति कैसे बन सकता है। सच बोले, सदा सच बोलेगा, सत्य बोलेगा, या फिर सभी लोगों का ध्यान रखेगा, परिवार का, समाज का। मतलब ये क्वालिटीज जो भी क्वालिटीज होती हैं एक व्यक्ति में अच्छे होने के लिए, या बड़ों का सम्मान करेगा, तो वो आप जबरदस्ती तो उससे नहीं ले सकते ना, कि जबरदस्ती आप उससे सत्य बुलवाएंगे। तो वैसे ये भी जो है एक आदर्शवादी राज्य की जो नीतियां होंगी, जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये जो है संविधान में वर्णित है, लेकिन ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य अगर चाहेगा तो वो आपको ये मतलब ये राज्य का एक कर्तव्य बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ऐसा करे जो पार्ट इसमें कहे गए हैं। और इसी में जो है एक अनुच्छेद में स्पष्ट ये भी बताया गया है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि इनको आप न्यायालय में जा करके जबरदस्ती मतलब एक तरह से कहें तो इनको नहीं ले सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब लोक कल्याणकारी का मतलब यह है ऐसी जो है नीतियां बनाना जिससे लोग का कल्याण हो, मतलब आपके राज्य का कल्याण हो। और इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और इसके बाद दोस्तों बात करें तो ये 3 खंडों में डिवाइड की गई। इसमें गांधीवादी विचारधारा भी सम्मिलित है, समाजवादी विचारधारा भी सम्मिलित है और उदारवादी विचारधारा भी सम्मिलित है। और अगर बात करें तो किस समिति की सिफारिश पर ये जो है जोड़े गए थे, तो ये तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किस समिति पर, तो तेज बहादुर सप्रू समिति, इनकी सिफारिश पर ये संविधान में जोड़े गए थे। और इसके बाद कुछ लोगों के जो तथ्य हैं, मतलब कुछ लोगों ने जो उपाधियां दी हैं, जो संबोधन दिया है इनके बारे में, जैसे कि जो प्रोफेसर KT शाह जी थे, इन्होंने निदेशक तत्वों को एक ऐसा बैंक का चेक कहा है, मतलब एक ऐसी बैंक का चेक कहा है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। मतलब एक ऐसा चेक, इसको मतलब ये संबोधित किया कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो इसके बाद थे
केसी हुइयर जी ने क्या कहा है, इन्होंने उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है इन्होंने। तो बात करते हैं दोस्तों, क्या है ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो पहला बात करें हम, चलिए इसमें जो आर्टिकल सम्मिलित है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, तो इनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो पहला आर्टिकल है परिभाषा। 36 में इसकी परिभाषा सम्मिलित है और इसमें ये कहा गया है कि इसकी परिभाषा उसी के आधार पे होगी जैसे कि भाग 3 में है। भाग 3 में क्या परिभाषा है हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस, तो उन्हें जाकर के उनको देखेंगे। उसमें हमने मूल अधिकारों के बारे में डिटेल में चर्चा की है और मूल अधिकारों के साथ साथ ही भाग 1 भाग 2 के बारे में भी विधिवत चर्चा की है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। तो उसके बाद 36 में परिभाषा, 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। तो 37 में ये स्पष्ट बताया गया है कि इस भाग में जो भी तत्व हैं वो जो है राज्य की इच्छा पर होंगे, मतलब इनको लागू करना राज्य की स्वेच्छा होगी, यानी राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी बताया गया कि जो है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि इनमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर राज्य कोई ऐसी नीति नहीं बना रहा है जो कल्याणकारी है, तो इसके विरोध में आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो आर्टिकल 38 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये होगा कि राज्य जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, मतलब अगर ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था बनी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा राष्ट्रीय जीवन की न्याय मतलब मिल रहा है, ऐसी जो है संस्थाओं को ये प्रमोट करेगा और इसके साथ साथ ये प्रभावी रूप से उनकी स्थापना भी करेगा और संरक्षण भी करेगा, जिससे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास हो सके। यानी कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 37 में कहा गया है, और 38 में कहा गया है। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। इसके बाद जो है इसी में दूसरा पार्ट ये समझ सकते हैं कि राज्य जो है विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अब आय की असमानता कम ऐसे होगी कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आवश्यकता से अधिक कमा रहे हैं, मतलब जिनके पास आय जो है वो आवश्यकता से अधिक है। मतलब ऐसे समझें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक आय है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भोजन भी नसीब नहीं होता। जैसे कि भारत के बहुत से ऐसे राज्यों में, बहुत से ऐसे स्टेट में, ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लोगों की मृत्यु भूख की वजह से हो रही है, मतलब उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, या बहुत से लोग कुपोषित हैं, बहुत से बच्चे कुपोषित हैं। तो ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि वो वहाँ जो फैली हुई आय की असमानता है उनको कम करने का प्रयास करेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगला है आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट्स में बातों को समझाया गया है। तो इसमें जो है पहले तो बात करें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व कौन कौन से हैं, जिससे कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ऐसा राज्य सुनिश्चित करे। मतलब राज्य ऐसा सुनिश्चित करे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब समुदाय के भौतिक जो संसाधन है उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार राज्य को बांटना चाहिए जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से, मतलब जिससे सामूहिक हित ही जो है सर्वोत्तम रूप से हो सके। ये मतलब 39 में। और इसके साथ साथ है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, और घ में है पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अब ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। जिससे आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया डीपीएसपी के, तो ये 39 में बताया गया है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में 39 में ये बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ऐसा राज्य जो है ये मतलब राज्य का कर्तव्य है, राज्य का उत्तरदायित्व है, ऐसा सुनिश्चित करे। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपने ही देखा होगा बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे व्यक्ति मतलब जो मेल होंगे यानी जो पुरुष होंगे उनको ज़्यादा मिलता है, उसी काम के लिए उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन स्त्रियों को उसी काम के लिए कम आय दिया, मतलब कम जो है वेतन दिया जाता है। तो राज्य यह सुनिश्चित करे कि दोनों को बराबर वेतन दिया जाए समान कार्य के लिए। इसके बाद में राज्य यह सुनिश्चित करे, इसके बाद के पॉइंट में ये बताया गया कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति का, मतलब कि ऐसा कार्य कोई ना करे जिससे उसके जो है हेल्थ पर या उसकी जो पावर पर कोई असर पड़े, मतलब स्वास्थ्य और शक्ति पर कोई असर पड़े, उसका मतलब दुरुपयोग ना हो, और इसके साथ साथ बालकों की भी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये राज्य ही सुनिश्चित करे। मतलब ये नहीं कि आदमी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई ऐसा कार्य करना पड़े जो उसके हेल्थ के लिए मतलब सही ना हो, मतलब ऐसा कार्य ना करना पड़े कि जिससे उसकी हेल्थ खराब हो, तो ये राज्य सुनिश्चित करे।
और इसके साथ साथ बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, ये भी राज्य ही सुनिश्चित करे। और बालकों को अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये सभी बातें आर्टिकल 39 में बताई गई हैं। इसके बाद अगला है आर्टिकल 40, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बताई गई है। तो 39 के काम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिसमें समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ऐसा नहीं कि जो एक हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको अलग से न्याय मिले, और जो अब ऐसा कि हमें समानता का अधिकार में भी ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ भी वही चीज़ जो है राज्य को उत्तरदायित्व दिया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा, है ना, समान न्याय मिलेगा, और इसके साथ साथ न्याय जो है आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को जो है न्याय के लिए बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़े। ये राज्य सुनिश्चित करे कि वो ऐसी नीतियां बनाए कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय के अवसर जो है सुलभ हों, है ना। और इसके साथ 39 में एक बात और कही गई, 39 का में कि जो है किसी अन्य रीति मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था भी करेगा कि व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता भी, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता मतलब अगर उसको जरूरत है, व्यक्ति मान लीजिए व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसे निःशुल्क विधिक सहायता देगा और साथ ही साथ उसे जो है न्याय भी दिलाएगा। ये राज्य का जो है कर्तव्य होगा। उसके बाद 40 का में ग्राम पंचायतों का संगठन। अब यहाँ पे जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए ग्राम पंचायतों का संगठन। तो दोस्तों आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि इसी के आधार पे जो है 1956 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 1957 में अपनी राय दी थी और जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है समर्थन किया था। तो उस समिति का गठन होने के पश्चात भारत मतलब संविधान में तो खैर 1992 या 93 में जो है ये पास हुआ था, लेकिन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। तो ये आर्टिकल 40 के तहत था ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये भी राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद बात करेंगे 41 की। 41 है कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार में राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो ये था दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व में 36 से लेकर के 41। ये हम इसी वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे आगे के जो 10 आर्टिकल्स बचे हैं उनके बारे में, उस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। अब चलिए क्वेश्चन जो हमने पूछे थे स्टार्टिंग में उनके आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन है। तो हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियोस में कि हमें जो है संविधान के जब संविधान बना था तो हमें 7 मिले थे, 7 मूल अधिकार टोटल मिले थे, लेकिन अभी जो है कितने हैं, अभी हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं। अब क्यों है, क्योंकि एक जो है संपत्ति का अधिकार उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। उसको जो है क्या कहते हैं, उसको मूल अधिकार से हटा करके जो है उसको जोड़ दिया गया था विधिक अधिकारों में, यानी कि कानूनी अधिकार में, जो कि आर्टिकल 301 के अंतर्गत उसको जोड़ दिया गया था। तो ये जो है पहले का आंसर होगा कौन सा, सी 6। उसके बाद दूसरा है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो ये ना तो प्रधानमंत्री, ना संसद और ना ही सर्वोच्च न्यायालय, ये दे सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। इसके बाद संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो वो संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। जो उद्घोषित मौलिक अधिकार हैं इनका संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियोस जो है आपको आसानी से उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो में साथ बने रहने के लिए दोस्त आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।